करते हैं सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल डिवीजन और सेल साइकिल का मतलब क्या हुआ कि सेल डिवीजन का मतलब होता है कि एक सेल से दो सेल का बनना। जब कोशिका को सेल डिवीजन की या फिर बूढ़ी कोशिका बूढ़ी हो जाती है, उसके पार्ट्स खराब हो जाते हैं, तब उसे सेल डिवाइड करना होता है, या उसका साइज बहुत अधिक हो जाता है तब उसे सेल को डिवाइड करना होता है, तो इसको सेल डिवीजन कहते हैं। और सेल साइकिल का मतलब होता है कि सेल अपने डबल होने के लिए जिस साइकिल से गुजरती है, जिस प्रोसेस से गुजरती है, उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। इसमें कई इवेंट्स आते हैं, वो हम आपकी बात करेंगे अब। सेल साइकिल क्या होती है, जब ह्यूमन सेल में सेल साइकिल कितने घंटे की होती है, 24 घंटे की होती है। तो ह्यूमन जो सेल होती है, इसके अंदर एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में 24 घंटे लगते हैं। ईस्ट सेल में एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में 90 घंटे लगते हैं, इकोलाई में 20 घंटे लगते हैं। इसमें जो इवेंट्स होती हैं G1 G2 S M फेज़ होते हैं। G1 फेज़ 11 घंटे का, G2 फेज़ 4 घंटे का, और S फेज़ 8 घंटे का, और M फेज़ 1 घंटे का होता है। ठीक है, तो पूरी साइकिल जो है मतलब आपको बना रखी है इसमें। पूरी सेल साइकिल जो है जो कंप्लीट होती है, यो यूनी डायरेक्शनल होती है, मतलब एक तरफ ही चलती है, बैक डायरेक्शन में नहीं चलती है। पहला जो आता है वो एम फेज़ आता है, और दूसरा आता है आई फेज़ आता है। एम फेज़ को हम डिवीजन फेज़ या डिवाइडिंग फेज़ कहते हैं, और दूसरा जो होता है आई फेज़, इसको हम इंटरफेज़ कहते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज़ कहते हैं, या प्रिपरेटरी फेज़ कहते हैं। आई फेज़ में 3 भाग होते हैं, G1 S और G2 फेज़। ये तीनों मिलकर आई फेज़ बनाते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता, केवल प्रिपरेशन होती है। सेल को डिवाइड करने के लिए जो प्रिपरेशन की आवश्यकता होती है, वो सारी प्रिपरेशन G1 S और G2 अर्थात आई फेज़ के अंतर्गत कंप्लीट होती है। और एम फेज़ में सेल डिवाइड करती है, जो कि 1 घंटा लेती है। और एम फेज़ में जिसे हम माइटोसिस भी होती है इसमें, या फिर सोमेटिक सेल है तो माइटोसिस होगी, और अगर जर्मेटिक सेल है तो फिर उसमें मियोसिस की क्रिया होगी। तो ये जो होता है 1 घंटे का होता है, माइटोसिस भी 1 घंटे का होता है, और मियोसिस भी 1 घंटे का होता है। G1 S और G2 फेज़ जो है तीनों मिलाकर आई फेज़ बनाते हैं, जो नॉन डिवाइडिंग फेज़ होता है, या इंटरफेस कह सकते हैं इसे, या प्रिपरेटरी फेज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन का काम करती है। ये टोटल 23 घंटे का होता है। ठीक है, 23 घंटे का होता है। आई फेज़ जो होता है 23 घंटे का होता है। अब हम देख लेते हैं कि आई फेज़ और एम फेज़ में क्या क्या होता है। आई फेज़ में क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं कि सेल साइकिल जो होती है, ह्यूमन की सेल साइकिल में लगने वाला समय है जो है वो है 24 घंटे, 24 आवर्स। 24 आवर्स में एक ह्यूमन सेल डिवाइड हो जाती है, चाहे वो माइटोसिस की क्रिया द्वारा डिवाइड हो रही हो, चाहे वो मियोसिस की क्रिया द्वारा डिवाइड हो रही हो। 24 घंटे लगते हैं डिवाइड होने के लिए। सेल साइकिल में 2 फेज़ हो गए, एक तो हो गया आई फेज़ और दूसरा हो गया एम फेज़। आई फेज़ को हम क्या कहेंगे, आई फेज़ को हम कहेंगे, और दूसरा हो गया एम फेज़। आई फेज़ को कहते हैं इंटरफेस या नॉन डिवाइडिंग फेज, नॉन डिवीजन या नॉन डिवाइडिंग फेज, और एम फेज को कहेंगे डिवाइडिंग फेज या डिवीजन फेज, या हम इसे डिवीजन फेज भी कह सकते हैं। आई फेज जो होता है ये 23 आवर्स का होता है, और एम फेज 1 आवर का होता है। आई फेज में 3 भाग होते हैं, G1 जिसे गैप 1 फेज कहते हैं, एस फेज जिसे सिंथेटिक फेज कहते हैं, और G2 फेज को गैप G2 कहते हैं। अब G1 फेज में देख लेते हैं कि G1 फेज जो होता है, इसको ये माइटोसिस के बाद होती है, एम फेज के बाद होता है, इसलिए इसे पोस्ट माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं। पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। और चूंकि ये सिंथेटिक फेज से पहले का होता है, इसलिए इसे प्री सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। क्योंकि ये सिंथेटिक फेज से पहले होता है।
और चूंकि ये एम फेज और एस फेज के बीच का गैप है, बीच में आता है, इसलिए इसे गैप बिटवीन एम तथा एस फेज भी कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये सेल डिवाइड हो रही है। सेल डिवाइड जब होती है तब क्या होता है कि एक सेल से दो सेल बनती हैं, और मान लीजिए कि एक सेल में 10 माइटोकॉन्ड्रिया हैं, 4 गोल्जी बॉडी हैं और 6 लाइसोसोम हैं, 8 एपी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक डीएनए है। अब इससे दो सेल बन रही हैं, तो दो सेल बनने के लिए क्या होगा कि इसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स के डबल होना जरूरी है। जैसे कि डबल हो जाएंगे तो इससे दो सेलों में आधे आधे बट जाएंगे। जैसे 10 माइटोकॉन्ड्रिया है तो दोनों कोशिकाओं में, दोनों नई सेल्स में 10-10 माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, 10 दोनों में 4-4 गोल्जी बॉडी होंगे, 2-2 6-6 लाइसोसोम होंगे, 8-8 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे और एक डीएनए होगा। तो इस प्रकार क्या है कि सब चीज़ों को अब दोनों कोशिकाओं, दोनों सेल्स में बांटने के लिए सेल ऑर्गेनेल्स का डबल होना जरूरी है। तो ये गिवन फेज जो है इसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो जाते हैं। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट, सभी सेल ऑर्गेनेल्स के साथ डुप्लीकेट हो जाते हैं, एक्सेप्ट किनको छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेंट्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेंट्रोसोम, इनको छोड़कर बाकी सब डबल हो जाती हैं। होते तो ये भी डबल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी, प्लास्टिड, सेंट्रोसोम डबल है, लेकिन ये एस फेज और G2 फेज इनमें डबल होती हैं। हमारे यहाँ G1 फेज जो होता है इसमें केवल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेंट्रोसोम को छोड़कर बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो जाते हैं। इसके अलावा आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस भी बनती है, क्योंकि आगे डीएनए की सिंथेसिस होनी है एस फेज में, तो उसके लिए जो आरएनए और प्रोटीन की आवश्यकता होगी उसकी भी यहाँ पर सिंथेसिस हो जाती है। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस भी G1 फेज में ही हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि एस फेज में जब डीएनए की डबलिंग होगी तो फिर वहाँ पर भी प्रोटीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे ट्यूबुलिन प्रोटीन की भी आवश्यकता की भी डबल हो जाती है, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन के फाइबर बनने के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम देख लेते हैं G2 फेज। G2 फेज जो होता है इसे ये माइटोसिस एम फेज से पहले होता है, इसलिए प्री माइटोटिक फेज कहते हैं इसे। एस फेज से सिंथेटिक फेज के बाद होता है, इसलिए पोस्ट सिंथेटिक फेज कहते हैं इसको। और एस फेज और एम फेज के बीच का होता है, इसलिए इसे गैप बिटवीन एस एंड एम फेज कहते हैं। गैप बिटवीन एस फेज एंड एम फेज। और यहाँ पर जो डुप्लीकेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का होता है। तो डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों का डुप्लीकेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का डुप्लीकेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है। ट्यूबुलिन फॉर्मेशन किसकी फॉर्मेशन करता है? स्पिंडल फाइबर की। तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है। और स्पिंडल फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? स्पिंडल फाइबर कहाँ बनेगा? ये बनेगा सेल डिवीजन के समय मेटाफेज अवस्था में। ठीक है, तो इसके अलावा अब हम देखते हैं अगला सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज में दो चीज़ों का डुप्लीकेशन होता है, एक तो डीएनए और उसके साथ लगने वाले हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसके अलावा डुप्लीकेशन जो होता है सेंट्रोसोम का भी होता है। सेंट्रोसोम का जो डुप्लीकेशन है वो भी एस फेज के अंदर ही होता है। और ये डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। और चूंकि सेंट्रोसोम जो है केवल एनिमल सेल्स में पाया जाता है और इसलिए ये केवल एनिमल सेल में होता है। ये इसका डुप्लीकेशन केवल एनिमल सेल में होता है, क्योंकि सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। और सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है, इन साइटोप्लाज्म, साइटोसोल भी कह सकते हैं, साइटोसोल में होता है। और ये केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में ये नहीं होता है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये सब समझ में आ गया। G1 फेज में
माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेंट्रोसोम को छोड़कर बाकी सबका डुप्लीकेशन होता है। सभी सेल ऑर्गेनेल्स का आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड का डुप्लीकेशन होता है और ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और एस फेज में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन डेवलप होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होते हैं साइटोसोल के अंदर एनिमल सेल में। आई फेज 23 घंटे का होता है टोटल और एम फेज 1 घंटे का होता है। अब डिवीजन फेज, एम फेज जिसे हम कहते हैं एम फेज। अब ये माइटोटिक फेज होता है, इसमें मियोसिस भी हो सकती है और माइटोसिस भी हो सकती है। कोई सा भी होगा, 1 घंटे का ही होगा डिवीजन फेज। इसमें क्या क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस की क्रिया होती है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो से मतलब है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस मतलब डिवीजन और कैरियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, इसमें से डिवीजन ऑफ साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है इसमें, तो इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस की क्रिया कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज आते हैं। पहला फेज होता है प्रोफेज, पहला फेज होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा फेज होता है एनाफेज और चौथा फेज होता है टीलोफेज। ये 4 फेज आती हैं कैरियोकाइनेसिस में, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, ये 4 फेज होनी है कैरियोकाइनेसिस की डिवीजन में, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों फेज इसी कंटिन्यूसली सारी जो कंटिन्यूसली होती हैं, एक के बाद एक होती हैं। और जब टीलोफेज कंप्लीट हो जाता है उस समय जो टीलोफेज वाली क्रिया के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, इसी को हम साइटोकाइनेसिस की क्रिया कहते हैं। साइटोकाइनेसिस की क्रिया जो है एनिमल सेल में अलग प्रकार से होती है और प्लांट सेल में अलग प्रकार से होती है। एनिमल सेल में ये फरो मेथड द्वारा होती है, एनिमल सेल में किसके द्वारा होगी, फरो मेथड द्वारा, और जबकि प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट मेथड द्वारा होती है। तो एनिमल सेल अलग कर लेते हैं और प्लांट सेल में अलग देख लेते हैं। इन एनिमल सेल में कैसा होगा, ये फरो मेथड द्वारा होगा और प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड द्वारा होगा। जैसे कि ये एनिमल सेल है और एनिमल सेल में क्या होता है कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो अंदर की तरफ धंसनी शुरू हो जाती है, फरो बनाना शुरू कर देती है, इसी को फरो मेथड कहते हैं। सेल फरो मेथड, सेल जो है वो फरो बना लेती है, एक गड्ढा सा बनाना शुरू कर दी दोनों साइड से और आगे अंदर गहरा, ये गहरा गड्ढा होता चला जाता है, गहरा होता चला जाता है, जैसे कि और सेंटर में जाकर आपस में मिल जाता है। इस प्रकार 2 सेल बन जाती हैं और इस क्रिया को पेरीफेरी से लेकर ये सेंटर की तरफ होता है, इसलिए इसको सेंट्रीपीटल या टूवर्ड्स द सेंटर कहते हैं। फरो को इस फर मेथड को क्या कहेंगे, ये डिवीजन क्या कहलाता है, सेंट्रीपीटल मेथड कहलाता है, सेंट्रीपीटल डिवीजन कहलाता है। इसमें टूवर्ड द सेंटर फरो बनता है, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ फरो बनता है। जबकि इस प्लांट सेल में जो सेल प्लेट मेथड द्वारा डिवीजन होता है और इसमें जो फ्रेगमोप्लास्ट्स होते हैं, जो फाइबर्स के जो फ्रेगमोप्लास्ट होते हैं, टूटे हुए टुकड़े होते हैं, उसमें गोल्जी बॉडी साथ में मिलकर फ्रेगमोप्लास्ट बनाती हैं और ये फ्रेगमोप्लास्ट जो है सेंटर में डिपोजिट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे ये पेरीफेरी तक डिपोजिट हो जाते हैं और एक पूरी सेल प्लेट बना लेते हैं। तो ये इनका जो फॉर्मेशन होती है, सेल प्लेट, इनकी जो फॉर्मेशन होती है, इसमें मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट इसमें इन्वॉल्व होता है और ये जो है सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। ये क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड। स्पिंडल फाइबर के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, स्पिंडल फाइबर के ही फ्रेगमेंट होते हैं जिन्हें हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। और गोल्जी बॉडी से बनता है कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, ये सब मिलकर कैल्शियम सेल प्लेट का निर्माण करते हैं और सेंट्रीफ्यूगली करते हैं। सेंट्रीफ्यूगली डिवीजन होता है क्योंकि ये सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है, टुवर्ड्स द पेरीफेरी।
इसलिए हम यहाँ लिख देंगे टूवर्ड्स द पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ, और सेंटीपीडल में टूवर्ड्स द सेंटर मतलब पेरीफेरी से सेंटर की तरफ डिवीजन स्टार्ट होता है। डिवीजन स्टार्ट होता है एनिमल सेल में पेरीफेरी से सेंटर की ओर डिवीजन स्टार्ट होता है, और प्लांट सेल में सेंटर से पेरीफेरी की तरफ से डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनिमल सेल में सेल फरो मेथड द्वारा होता है और सेंटीपीटली डिवीजन होता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड द्वारा डिवीजन होता है, या फिर हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगली डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये आपको सब समझ में आ गया। स्पिंडल फाइबर के रेमिनेंट्स होते हैं उन्हीं को हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। रेमिनेंट्स या टुकड़े जो होते हैं फाइबर्स के, स्पिंडल फाइबर के रेमिनेंट्स, उन्हीं को हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। अब सबसे पहले ले लेते हैं माइटोसिस। माइटोसिस जो कि एक किस्म होती है सोमेटिक सेल्स में होती है। सोमेटिक सेल्स में होने वाली जो प्रोसेस है वो माइटोसिस होती है। इसके अलावा ये जर्मिनेटिंग सेल्स में भी होती है। जर्मिनेटिक सेल में भी मियोसिस, जर्मिनेटिक सेल में मियोसिस होती है और सोमेटिक सेल में माइटोसिस की क्रिया होती है। ये बात इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखने वाली बात है कि सभी सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस की क्रिया होती है, सभी जर्मिनेटिक सेल्स में मियोसिस की क्रिया होती है। लेकिन जो मियोसिस की क्रिया होती है उसमें मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस होता है। जर्मिनेटिंग सेल्स के मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस होता है। जर्मिनेटिंग सेल्स में मियोसिस की प्रोसेस होती है, और मियोसिस में जो मल्टीप्लिकेशन फेज होता है उस समय माइटोसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यह याद रखना है, सोमेटिक सेल्स में और मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ जर्मिनेटिंग सेल्स में माइटोसिस की क्रिया होती है। एनिमल सेल्स में और हम देख लेंगे जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर एक दूसरे के राइट एंगल पर अटैच होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल में जो डिवीजन है वो किसने खोजा है, उसकी डिस्कवरी करी है फ्लेमिंग ने, और प्लांट सेल में स्ट्रासबर्गर ने माइटोसिस की डिस्कवरी करी है। एनिमल सेल में फ्लेमिंग ने और प्लांट सेल में स्ट्रासबर्गर ने। अकर्स ओनली इन डिप्लॉइड में। माइटोसिस क्या है, किस में पाया जाता है, केवल डिप्लॉइड में। एनिमल सेल्स की केवल डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, उन्हीं में केवल एनिमल सेल्स की डिप्लॉइड सेल्स में ही माइटोसिस होता है। जबकि प्लांट सेल्स में डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, दोनों प्रकार की सेल्स में, प्लांट में दोनों प्रकार की सेल्स में हमें माइटोसिस देखने को मिलता है। स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले इसकी डिस्कवरी करी है, और ये माइटोसिस प्लांट में डिप्लॉइड सेल्स और हैप्लॉइड सेल्स दोनों में हमें देखने को मिलती है, जबकि एनिमल सेल्स में हमें केवल डिप्लॉइड सेल्स के अंदर ही माइटोसिस देखने को मिलती है, और इसकी डिस्कवरी फ्लेमिंग ने करी है। डिप्लॉइड सेल्स में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, जबकि हैप्लॉइड सेल्स में कितने होते हैं, क्रोमोसोम्स सिंगल होते हैं, पेयर में नहीं होते हैं। क्रोमोसोम्स इन पेयर में होते हैं। माइटोसिस की जो क्रिया है उसको हम यहाँ पर एनिमल सेल्स में क्या कहेंगे, एस्ट्रल माइटोसिस या फिर सेंट्रिक माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस को हम एनिमल सेल्स में एस्ट्रल माइटोसिस या सेंट्रिक माइटोसिस कहते हैं, और प्लांट सेल्स के अंदर यह एनेस्ट्रल माइटोसिस, इसमें एस्टर नहीं होता ना, तो एनेस्ट्रल माइटोसिस, और इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, इसलिए एसेंट्रिक माइटोसिस। एसेंट्रिक माइटोसिस का मतलब होता है कि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, और सेंट्रिक माइटोसिस का मतलब होता है इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। एस्ट्रल माइटोसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एस्ट्रल रेस पाई जाती हैं, और जबकि प्लांट में एस्ट्रल रेस नहीं होती हैं, इसलिए इसे एनेस्ट्रल माइटोसिस की क्रिया एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। तो दोनों की माइटोसिस के नाम अलग हैं।
एनिमल सेल्स में एस्ट्रल माइटोसिस और सेंट्रिक माइटोसिस, और प्लांट सेल में एनेस्ट्रल माइटोसिस और एसेंट्रिक माइटोसिस कहलाती है। प्लांट सेल्स में सेंट्रोसोम नहीं होता है, इसलिए एस्ट्रल रेज भी नहीं होती हैं, इसीलिए यहाँ पर एसेंट्रिक या एनेस्ट्रल माइटोसिस कहलाती है। माइटोसिस में जो होता है इसे क्या कहलाते हैं, इक्वल, इसमें इक्वल डिवीजन होता है, सारी चीज़ें इक्वली डिवाइड होती हैं। जब डॉटर सेल में जाती हैं तो ये डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड होकर जाती हैं। जितने डीएनए एक में होंगे वो दोनों डॉटर सेल्स में उतने बराबर बराबर डीएनए होते हैं, बराबर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि 2n है तो 2n पेरेंट सेल में भी 2n है, और तो डॉटर सेल्स में भी 2n ही क्रोमोसोम होंगे। मतलब पहली वाली 2n है तो जितने 46 क्रोमोसोम हैं तो डॉटर सेल्स में, प्रत्येक डॉटर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, इसलिए इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वल मतलब दोनों में इक्वल होते हैं। पेरेंट सेल में इक्वल क्रोमोसोम होते हैं पेरेंट सेल में, और डॉटर सेल में दोनों में इक्वल क्रोमोसोम की संख्या होती है। एनिमल सेल्स में मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम की संख्या है, क्रोमोसोम है, और इसमें स्पिंडल फाइबर बन गए हैं। एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर बनते हैं, किसके द्वारा बनते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा। तो प्लांट सेल में भी ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा ही स्पिंडल फाइबर बनेंगे। प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर किसके द्वारा बनते हैं, किसकी प्रोटीन द्वारा, ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा ही बनते हैं, और दोनों में ही क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर के द्वारा ही अटैच रहते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स में क्रोमोसोम पाया जाता है, वो सेंट्रोसोम पाया जाता है, और सेंट्रोसोम की चारों तरफ एस्ट्रल रेस पाई जाती हैं। सेंट्रोसोम पाया जाता है जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, और जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं, और ये ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और इसकी चारों तरफ से रेज निकली रहती हैं, एस्ट्रल रेज निकली होती हैं। ठीक है, और ये इस साइड में भी होगा, दोनों साइड में होता है, ये दोनों अपोजिट एंड पर पाया जाता है। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दो सेंट्रियोल होते हैं जो एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं, और एस्ट्रल रेज पाए जाते हैं। जबकि प्लांट सेल में केवल स्पिंडल फाइबर होती हैं, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता और एस्ट्रल रेज भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब सेंट्रोसोम, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होने के कारण इसे सेंट्रिक माइटोसिस कहते हैं। एस्ट्रल रेज होने के कारण इसमें एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। जबकि प्लांट सेल में ना तो एस्ट्रल रेज होती हैं, इसलिए नॉन एस्ट्रल। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम और एस्ट्रल रेज दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, एस्टर कहते हैं। सेंट्रोसोम और एस्ट्रल रेज को मिलाकर हम एस्टर कहते हैं, और एस्टर और स्पिंडल फाइबर को मिलाकर स्पिंडल एप्रेटस कहते हैं। एस्टर और स्पिंडल फाइबर को मिलाकर हम स्पिंडल एप्रेटस कहते हैं। और एस्टर किससे बना होता है, सेंट्रोसोम और एस्ट्रल रेज से मिलकर बना होता है। प्लांट सेल में केवल स्पिंडल फाइबर पाए जाते हैं, स्पिंडल एपिटस नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें एस्टर नहीं पाया जाता है, और एस्टर नहीं पाए जाने के कारण ही इसको केवल हम इस कह सकते हैं कि प्लांट सेल में केवल स्पिंडल फाइबर होता है, स्पिंडल एपिटस नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है कि एस्टर जो होता है सेंट्रोसोम और एस्ट्रल रेज इन दोनों से मिलकर बनता है एस्टर। ये सेंट्रोसोम किससे मिलकर बनता है, सेंट्रियोल से, और सेंट्रियोल से मिलकर सेंट्रोसोम बना, और सेंट्रोसोम और एस्ट्रल रेज से मिलकर एस्टर बना। एस्टर और स्पिंडल फाइबर मिलकर स्पिंडल एपरेटस बनाती हैं। तो एनिमल सेल में स्पिंडल एपरेटस पाया जाता है। एस्ट्रल सेंट्रोसोम होने की वजह से सेंट्रिक माइटोसिस होती है, एस्ट्रल रेज होने की वजह से एस्ट्रल माइटोसिस होती है। ठीक है, और प्लांट सेल्स में केवल स्पिंडल फाइबर पाया जाता है, होता है। अब मान लीजिए कोई सेल है जो 2n है, डिप्लॉइड है, उसमें 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में भी 2n ही होंगे, मतलब 4 क्रोमोसोम ही होंगे दोनों डॉटर सेल्स में। ठीक है, तो दोनों डॉटर सेल भी डिप्लॉइड होंगी, इसीलिए हम इस माइटोसिस को हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल होती हैं, दोनों जगह इक्वल ही क्रोमोसोम होते हैं, पेरेंट में और डॉटर सेल में, दोनों में, पेरेंट सेल में और डॉटर सेल दोनों सेल में इक्वल
क्रोमोसोम होते हैं, इसीलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इस प्रकार के डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उसके हाफ डॉटर सेल में होते हैं, इसलिए उसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं और माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। अब माइटोसिस जो होती है दो फेज में होती है, दो इसमें पार्ट होते हैं, एक तो आई फेज और एक एम डिवीजन फेज। सेल में अगर माइटोसिस हो रही है तो माइटोसिस में कितने कितने भाग होंगे? इसमें एक तो आई फेज होती है सेल डिवीजन सेल साइकिल में, और दूसरा है डिवीजन फेज। डिवीजन फेज में आता है माइटोसिस। तो जो आई फेज है इसमें मान लीजिए कि चार, अगर 4 2n में 4 क्रोमोसोम हैं, तो अब आगे देखिए कि इसमें क्या होगा कि मान लीजिए स्पर्म है, जब क्या होता है सेट कितने होते हैं, तो सेट बताते हैं हम आपको। स्पर्म में इस जो होता है एक सेट स्पर्म में होता है, जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। एक सेट ओवम का होता है, 23 क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं। तो इस प्रकार जो है कि दो सेट होते हैं। 2n में दो सेट होते हैं। 2n क्यों कहते हैं? क्योंकि दो सेट होते हैं। n का मतलब एक सेट और 2n का मतलब दो सेट होते हैं। दो सेट में एक सेट होता है फादर से आता है और एक सेट मदर से आता है। एक सेट फादर से आता है स्पर्म में 23 क्रोमोसोम के आते हैं, और एक सेट आता है मदर से जिसे ओवम में होता है, 23 क्रोमोसोम होते हैं उसमें। ठीक है, तो एवरी सेल हैज़ द 46, ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो एवरी सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 23 पेयर्स होते हैं, और 23 पेयर्स में जो 23 होते हैं ये दो सेट होते हैं। दो सेट होते हैं, एक फादर का सेट होता है और एक मदर से आता है सेट। ठीक है, तो दो सेट होते हैं, फादर का सेट अलग होता है और मदर का सेट अलग होता है। तो प्रत्येक सेल में हमें क्या मिलेगा? दो सेट मिलेंगे और 46 क्रोमोसोम मिलेंगे या 23 पेयर्स मिलेंगे। 1 से लेकर 23 तक एक सेट होता है फादर से आता है, 1 से लेकर 23 तक क्रोमोसोम जो होते हैं एक सेट होता है मदर से आता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखने वाली बात है कि कितने सेट होते हैं और कितने सेट फादर से आते हैं, कितने सेट मदर से आते हैं, टोटल सेट की संख्या कितनी होती है, और प्रत्येक सेट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, और टोटल क्रोमोसोम की संख्या एक सेल के अंदर कितनी होती है, ये सब हमें याद रखना, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम ये हम बना देते हैं, क्रोमोसोम की संख्या 4 है। 2n में कितने 4 क्रोमोसोम है, तो 4 क्रोमोसोम जो हो गए स्पर्म के हो गए, और 4 क्रोमोसोम किसके होंगे? ओवम के होंगे। तो एक सेट फादर का हो जाता है और एक सेट हम ओवम का बना देते हैं, मतलब मदर का बना देते हैं, तो दो सेट हो जाते हैं। फादर मदर फादर मदर फादर मदर, मतलब फादर का सेट मदर का सेट, फादर से आने वाले क्रोमोसोम और मदर से आने वाले क्रोमोसोम दोनों आपस में पेयरिंग कर लेते हैं और पेयर बना लेते हैं। फादर का क्रोमोसोम मदर के क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की संरचना लगभग एक दूसरे के समान होती है, इसलिए पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्या देखने को मिलेंगे कि टोटल सेल्स की संख्या कितनी हो जाएंगी? 2n में अगर 4 क्रोमोसोम है तो 4 क्रोमोसोम का मतलब है एक सेट में 4 क्रोमोसोम है, तो फिर 2 सेट में कितने हो जाएंगे? 8 क्रोमोसोम हो जाएंगे, और पूरी सेल के अंदर 8 क्रोमोसोम होंगे, या 4 पेयर होंगे, या 2 सेट होंगे। एक फादर का सेट होगा जिसमें 4 क्रोमोसोम होंगे, एक मदर का सेट होगा जिसमें 4 क्रोमोसोम होंगे। और ये क्या कहलाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो पेयरिंग करती हैं आपस में क्रोमोसोम, इनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि पेयरिंग करने वाले क्रोमोसोम जो होते हैं होमोलोगस, एक दूसरे के मतलब समान होते हैं, इसलिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। फादर का सेट और मदर का सेट आपस में पेयरिंग करता है, क्योंकि ये एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए इसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों जो सेट होते हैं, फादर का सेट और एक मदर का सेट, दोनों एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं क्रोमोसोम इसके अंदर।
फादर के क्रोमोसोम जितने होंगे 23 क्रोमोसोम, और मदर के जो 23 क्रोमोसोम होंगे, इन जो 23 क्रोमोसोम है आपस में एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं। एक एक होमोलोगस जरूर होता है, तभी वो पेयरिंग करके एक सेट बनाता है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग बनाता है। और इसमें जो हम दिखाया है कि इसमें एक क्रोमोसोम में अगर एक है तो फिर इसे हम एक क्रोमेटिड कहेंगे, और दो हैं क्रोमेटिड तो हम इस क्रोमोसोम में दो हैं क्रोमेटिड तो इसे हम दो क्रोमेटिड कहते हैं। और इस प्रकार अगर बना है तो दो क्रोमेटिड होंगे, और ये दोनों क्रोमेटिड क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। जब जब इस क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं करता है तब ये उसमें एक क्रोमेटिड होता है, और जब वो स्प्लिट कर जाता है तब ये दो क्रोमेटिड्स में बदल जाता है। अगर मान लीजिए दो क्रोमोसोम है, उसके दोनों में दो दो क्रोमेटिड्स हैं, तो प्रत्येक क्रोमोसोम के अंदर जो होंगे वो तो क्या करेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। लेकिन दो अलग अलग क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। तो एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स, अलग अलग क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। फादर का क्रोमोसोम है एक और एक मदर का क्रोमोसोम है, और दोनों के एक एक क्रोमेटिड्स को अगर लेकर देखें तो दोनों का एक एक क्रोमेटिड क्या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा। ये हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से होते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन से होते हैं, ये हमने आपको आज बताया। डीएनए पैकेजिंग देख लीजिए। डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, कैसे वो पैक होता है? क्योंकि कोश सेल्स होती है उसका साइज तो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है 10⁻⁻⁶, और लेकिन जो डीएनए होता है उसको वो 200 बेस पेयर का होता है, उसकी 2 मीटर लंबा होता है, 2.2 मीटर लंबा होता है। सेल जो होती है, सेल का न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? डायमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर। 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है। लेकिन जबकि डीएनए जो पैकेज होता है, डीएनए जो इसके अंदर होता है वो लगभग 2 मीटर लंबा होता है, लगभग 2 मीटर लंबा होता है, या हमें से कहते हैं 2.2 मीटर लंबा होता है। तो डीएनए तो 2.2 मीटर लंबा है, और डायमीटर केवल न्यूक्लियस डायमीटर केवल 10⁻⁻⁶ मीटर है, बहुत छोटा है। तो इसमें पैकेजिंग कैसे होगी, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होगी, तो उसको उसको अब हम आगे समझेंगे। बेसिक प्रोटीन कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ये डीएनए कॉइल कर जाता है। तो बेसिक प्रोटीन कौन सी होती है डीएनए की पैकेजिंग के लिए? हिस्टोन प्रोटीन होती है, जो आर्जिनिन और लाइसिन रिच होती है, और ये एक बेसिक प्रोटीन है। आर्जिनिन और लाइसिन एक बेसिक प्रोटीन है, और ये आर्जिन लाइसिन युक्त रिच होती हैं हिस्टोन प्रोटीन, इसलिए हिस्टोन प्रोटीन भी बेसिक प्रोटीन होती है, पॉजिटिव प्रोटीन होती है। बेसिक प्रोटीन होती है और कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव होती है, और अमीनो ग्रुप के कारण, अमीनो एसिड के कारण पॉजिटिव होती है, और बेसिक प्रोटीन होती है इसमें ज़्यादा, इसलिए ये बेसिक प्रोटीन होती है। बेसिक आर्जिनिन लाइसिन रिच होती है, इसलिए बेसिक प्रोटीन होती है। अब इसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो लिंकर हिस्टोन होता है और हिस्टोन ऑक्टामर होता है। लिंकर हिस्टोन को H1 हिस्टोन कहते हैं, और हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है इसको H2A, H2B और H3, H4 ये इसकी सब यूनिट होती हैं। और ये ऑक्टामर होता है 8 होते हैं, तो ये चारों डबल होते हैं, डाइमर के रूप में रहते हैं। H2A, H2B, H2A के दो होते हैं, H2B के दो होते हैं, H3 के दो होते हैं, H4 के दो होते हैं। इसका मतलब ये सब क्या होते हैं? डाइमर के रूप में रहते हैं। H2A के दो डाइमर होता है, H2B का डाइमर होता है, H3 का डाइमर होता है, H4 का डाइमर होता है, और सब आपस में मिलाकर एक ऑक्टामर बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर जिसे कहते हैं। जबकि H1 हिस्टोन जो होता है H1 वो केवल लिंकर में होता है, अकेला होता है, वो डाइमर नहीं बनाता है। ठीक है, तो ऑक्टामर समझ में आ गया। लिंकर डीएनए में H1 होता है। H1 जो हिस्टोन जो होता है वो सिंगल ही होता है, जबकि ऑक्टामर में जो होते हैं वो 4 होते हैं। ऑक्टामर में 4, और चारों के चारों डाइमर होते हैं। H2A,
H3 H2A H2B और H3H4 सबके डाइमर होते हैं। ठीक है, ये हमने ऑक्टामर बना दिया इसका। H2A H2B H3 H4 ये हमने चारों रख लिए और इन सब के डाइमर बना दिए, पीछे की तरफ हमने डाइमर बना दिए हैं इसके। ठीक है, तो ये हमारे हिस्टोन ऑक्टामर बना लेते हैं। अब हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ इसमें डीएनए लिपटा हुआ होता है। कोई ये पॉजिटिव होता है, बेसिक प्रोटीन होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ेगा। और नेगेटिव क्या होता है? डीएनए नेगेटिव होता है। तो डीएनए पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल हो जाता है और कॉइल होकर डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव? क्योंकि फास्फोरिक एसिड उसमें पाया जाता है। डीएनए में फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, इसलिए वो नेगेटिव होता है। और इसमें बेसिक प्रोटीन पाई जाती हैं, इसलिए लाइसिन और हिस्टिडीन पाई जाती हैं, इसलिए ये पॉजिटिव होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए जो है इसके साथ कॉइल कर जाता है। देखो इस तरीके से ये कॉइल कर जाता है और कॉइल कर जाता है, इस प्रकार से ये लपेट जाता है। तो इसीलिए इसके कॉइल करने से ही ये छोटी सी जगह में आ जाता है। देखा, जो लिंकर प्रोटीन है उसे हम क्या कहेंगे? दो ऑक्टामर के बीच में जो डीएनए है पोर्शन, उसे हम उस जगह पर H1 होता है और बाकी जो ऑक्टामर हैं वो अलग होते हैं। H1 जो होता है ऑक्टामर से अलग होता है। ये लिंकर डीएनए में जो लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है एक दूसरे दो ऑक्टामर को जोड़ रहा है, लिंकर डीएनए, वहाँ पर H1 पाया जाता है। और जो कॉइलिंग होती है, कॉइल जो करता है, टर्न करता है, वो टर्न कितना होता है? 1.75 टर्न होता है, या एक सही 3/4 टर्न होता है। डीएनए का एक सही 3/4 टर्न होता है। और ये जो टर्न होता है लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होता है। लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होता है डीएनए का टर्न जो होता है, लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होता है और एक सही 3/4 टर्न होता है। प्रत्येक ऑक्टामर के चारों तरफ एक सही 3/4 टर्न होता है, या 1.75 टर्न होता है। ठीक है, जो ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए पाया जाता है उसे हम कोर डीएनए कहते हैं, और ये 145 बेस पेयर का बना होता है। और जबकि लिंकर डीएनए दो ऑक्टामर के बीच में जो डीएनए होता है उसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। ये 55 बेस पेयर का होता है, 55 बेस पेयर का होता है, और इसको हम लिंकर हिस्टोन कहते हैं। इस पर लिंकर हिस्टोन H1 लगा होता है। इसको यहाँ पर लिंकर हिस्टोन H1 अटैच होता है, जबकि हिस्टोन ऑक्टामर कहाँ पर होगा? कोर डीएनए में। कोर डीएनए में हिस्टोन ऑक्टामर होता है और लिंकर डीएनए में लिंकर हिस्टोन H1 होता है। ठीक है, कोर डीएनए में 145 बेस पेयर होते हैं का बना होता है। कोर डीएनए 145 बेस पेयर का बना होता है और लिंकर डीएनए 55 बेस पेयर का बना होता है। टोटल इसकी जो टोटल जो डीएनए है वो एक पूरा जो टर्न है वो कितने का बना होगा? 200 बेस पेयर का होता है। तो न्यूक्लियोसोम, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसे न्यूक्लियोसोम मॉडल भी कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम बन गया, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम बन गया। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम मॉडल कहेंगे। न्यूक्लियोसोम में क्या क्या आता है? न्यूक्लियोसोम में कोर डीएनए आता है जो 145 बेस पेयर का होता है, और लिंकर डीएनए आता है जो 55 बेस पेयर का होता है। तो न्यूक्लियोसोम का याद रखना है कि न्यूक्लियोसोम कितना होता है। न्यूक्लियोसोम होता है कोर डीएनए प्लस लिंकर डीएनए। कोर डीएनए 145 का, लिंकर डीएनए 55 बेस पेयर का, टोटल मिलाकर 200 बेस पेयर का न्यूक्लियोसोम होता है। न्यूक्लियोसोम बेस पेयर कितने का हो गया? 200 बेस पेयर का होता है।
अब इसमें जो न्यूक्लियोसोम में जो कोर डीएनए जगह जगह है ये बीड से मालूम पड़ रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम मॉडल को हम क्या कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल भी कहते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, इनके दो नाम हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल या न्यूक्लियोसोम मॉडल। ठीक है, तो ये आज हमने न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ लिया या बीड्स ऑफ स्ट्रिंग मॉडल पढ़ा है, जिसमें हमने बताया कि न्यूक्लियोसोम कोर डीएनए और लिंकर डीएनए से मिलकर बना होता है। कोर डीएनए 145 बेस पेयर का और लिंकर डीएनए 55 बेस पेयर का बना होता है। अब ये बन गया डीएनए, ह्यूमन का डबल स्टैंडर्ड, सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल मतलब एक होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। ये इसकी जो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है डीएनए, जिसे जैसे हम नैनोमीटर में बनाए तो 2 नैनोमीटर हो गया। और हिस्टोन प्रोटीन के जब चारों तरफ ये कॉइल करता है, कोर डीएनए और लिंकर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल करता है, तब ये क्रोमेटिन बनाता है और इसका डायमीटर हो जाता है 11 नैनोमीटर, या हम कह सकते हैं 110 एंगस्ट्रॉम। 110 एंगस्ट्रॉम या 11 नैनोमीटर हो जाता है इसका डायमीटर। ठीक है, तो डीएनए, केवल डीएनए का डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर और क्रोमेटिन का डायमीटर होता है 11 नैनोमीटर। ये लेस कंडेंस फॉर्म में होता है, 11 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है क्रोमेटिन का, और क्रोमेटिन क्या होता है, लेस कंडेंस फॉर्म होता है। जब ये सोलिनॉइड मॉडल हम पढ़ेंगे, सोलिनॉइड मॉडल में क्या होता है, मोर कंडेंस हो जाता है। सोलिनॉइड मॉडल में क्या होगा, मोर कंडेंस हो जाता है, और मोर कंडेंस होने के कारण इसका डायमीटर भी ज़्यादा हो जाता है। क्रोमेटिन का जो डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, और क्रोमेटिन डायमीटर ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या बना लेगा, क्रोमोसोम बना लेता है। सोलेनाइड मॉडल में क्या पढ़ा जाता है, सोलेनाइड मॉडल में हम ये पढ़ते हैं कि क्रोमेटिन मोर कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है। अब क्रोमोसोम जो होता है उसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं, प्रत्येक क्रोमेटिड में 300 नैनोमीटर का होता है। 2 क्रोमेटिड होते हैं, दोनों क्रोमेटिड में या प्रत्येक क्रोमेटिड 300 नैनोमीटर का होता है, और क्रोमोसोम का जो डायमीटर होता है वो 700 नैनोमीटर का होता है। और दोनों क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे से सेंट्रोमियर वाले पोजीशन पर सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं। दो क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं और दोनों क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे से सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड्स का डायमीटर 300 नैनोमीटर का होता है और टोटल क्रोमोसोम्स का डायमीटर 700 नैनोमीटर का होता है। और केवल क्रोमेटिन का डायमीटर देखना पूछना तो 11 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। और जब ये मोर कंडेंस फॉर्म हो जाता है तब ये क्रोमोसोम बनाता है। इसी को सोलेनाइड मॉडल कहते हैं। क्रोमेटिन के बारे में देख लेते हैं। क्रोमेटिन में 2 भाग होते हैं, एक तो होता है डार्क और एक होता है लाइट भाग। अब वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन वाला पोर्शन होता है इसमें, और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन में 2 भाग होते हैं, एक हल्का और एक डार्क। तो जो एक यू क्रोमेटिन होता है और एक हेटेरोक्रोमेटिन होता है, यू क्रोमेटिन और एक दूसरा हेटेरोक्रोमेटिन होता है। लूजली अरेंज जो होता है, जो लूजली अरेंज होता है उसे हम यू क्रोमेटिन कहते हैं। जो डेंस अरेंज होता है, डेंसली मतलब पास पास जिसके अरेंज होता है, डेंसली अरेंज होता है, उसे हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। तो यू क्रोमेटिन कैसा होता है, लूजली अरेंज्ड होता है, और हेटेरोक्रोमेटिन डेंसली अरेंज्ड होता है। और यू क्रोमेटिन लाइट होता है, क्योंकि ये लूजली अरेंज्ड होता है, ये लाइट दिखाई देता है, ये लाइट स्टेनिंग लेता है, स्टेनिंग लेने से हमें लाइट दिखाई देता है, इस लाइट स्टेनिंग लेता है। और हेटेरोक्रोमेटिन डेंस होने के कारण डार्क स्टेनिंग लेता है, डार्क स्टेनिंग होती है यहाँ पर। यू क्रोमेटिन में रेप्लिकेशन इन अर्ली फेज में होता है, क्योंकि ये हल्का लूजली होता है तो जल्दी रेप्लिकेशन हो जाता है, तो रेप्लिकेशन अर्ली एस फेज में हो जाता है, जबकि इसमें लेट एस फेज में, हेटेरोक्रोमेटिन में लेट एस फेज में रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन
किस में होगा, एस अर्ली एस फेज में होगा। और ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है, एक्टिव होता है। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, लूज होता है ना, इसलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ये डेंसली अरेंज्ड होता है, इस कारण ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। यूक्रोमेटिन लूजली अरेंज होता है, जिस कारण ये हल्का स्टेन लेता है, लाइट स्टेनिंग होता है, और एप्लीकेशन भी जल्दी हो जाता है, अर्ली एस फेज में हो जाता है, और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। हेटेरोक्रोमेटिन डेंसली अरेंज होता है, डार्क स्टेन लेता है, ये डार्कली दिखता है, और रेप्लिकेशन इसमें एस लेट एस फेज में होता है, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होगा, यूक्रोमेटिन में होता है, हेटेरोक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है यहीं तक रहने देते हैं। अब आप पिछला देख लीजिए कि बेसिक प्रोटीन क्या थी, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर क्या था, इसका न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या था, सोलेनाइड मॉडल में क्रोमोसोम कैसे बना था, सोलेनाइड मॉडल क्या होता है, इसमें क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते हैं, इसी को सोलेनाइड मॉडल कहते हैं। लेस कंडेंस फॉर्म से मोर कंडेंस फॉर्म में चला जाता है। 11 नैनोमीटर वाला क्रोमेटिन 700 नैनोमीटर वाला क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस डीएनए। न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, न्यूक्लिक एसिड होती है, और प्लस प्रोटीन होती है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन डीएनए, क्रोमोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बनाता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है, और प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो ये, और ये बनता कैसे, न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन या क्रोमोसोम। न्यूक्लियोसोम भी, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम।